नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। देखिए, निबंध एक ऐसा टॉपिक है जिसको ना पढ़ना कोई नहीं चाहता। मतलब लोगों को लगता है ये तो हो ही जाएगा, सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं। देखिए 200 नंबर निबंध में भी है, 200 नंबर आप पेपर 7 पढ़ते हैं उसमें भी है, 200 नंबर का केवल 75 नंबर आपके दर्शन में है, 50 नंबर सोशियो में है। उसमें हम पूरी बुद्धि लगा देते हैं और कोई ऐसा टॉपिक जिसमें पूरा पूरा 200 नंबर है उसको हम ध्यान नहीं देते। दूसरी दिक्कत क्या है कि हम ये नहीं समझ पाते कि इसी पेपर से आपका रैंक डिसाइड होता है, इसी पेपर से आपकी पोस्ट डिसाइड होती है। निबंध में गैप बहुत ज़्यादा है, किसी को 150 मिलता है और किसी को 70 मिलता है। मतलब 80 नंबर सीधा सीधा निबंध में आप पीछे हो जाएंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि निबंध एक ऐसा पेपर है जिसमें आप कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, आप ये वीडियो देखिए 10-15 मिनट का। इसको देखने के बाद हो सकता है आपका 10 से 15 नंबर अभी जो आप निबंध लिखेंगे और देखने के बाद जो लिखेंगे उसमें अंतर आ जाए। ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा इनपुट देंगे ना तो आराम से आपका निबंध का स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वीडियो में हम 2-3 चीज़ें पे चर्चा करेंगे। पहला, निबंध का चयन कैसे करें। दूसरा, निबंध में इंट्रो कैसे लिखें। बॉडी में क्या क्या हम पॉइंट डाल सकते हैं, बॉडी में सामाजिक राजनीतिक के अलावा और क्या क्या सोच सकते हैं। कंक्लूज़न कैसे लिख सकते हैं, निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए, निबंध की तैयारी कैसे करना है, निबंध का सिलेबस क्या है सीजीपीएससी में। इसके अलावा पिछले 3-4 साल में जो निबंध आए हैं उनको हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आगे कैसे निबंध आ सकते हैं। तो स्वागत है आपका, बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, सिलेबस बेसिक चीज़ होती है, सिलेबस ध्यान नहीं देते बहुत लोग। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि पहले भाग में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे आएंगे। G20 देख के लोग घबरा जाते हैं, कहाँ से आ गया। और इसमें हमको क्या लिखना है, पहला लिखना है कारण, जो भी मुद्दा है। दूसरा लिखना है वर्तमान स्थिति, वो भी आंकड़ों सहित। और तीसरा लिखना है समाधान। आंकड़े लिखा है सिलेबस में, मतलब आंकड़े आपको याद रखना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में भी सेम चीज़ लिखा है। अब पहला काम हमको क्या करना है, सबसे बड़ा आपके सामने एसे का पेपर आता है तो सबसे जो यक्ष प्रश्न होता है कि एसे का चयन कैसे करें। 4 एसे हैं, उसमें से 2 हमको चुनना है पार्ट ए में और 4 रहते हैं पार्ट बी में, उसमें से 2 चुनना है। पहला तरीका तो ये होता है कि 4 एसे हैं, 2 आपसे बनते ही नहीं है, मतलब 2 को एलिमिनेट कर दिए, ये मेरे से नहीं बनते, जो 2 बनते हैं वो लिखेंगे। दिक्कत तब आती है जब एसे ना आपसे बराबर बनते रहते हैं। मतलब मान लीजिए पहला एसे तो बन गया, दूसरा और तीसरा ऐसे बराबर बराबर बनता है। अब किसका चयन करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, आप पूरा वीडियो देखिए, जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना उन पॉइंटों को लिख लीजिए, फिर गिनिए कि किस में हमसे ज़्यादा पॉइंट बन रहे हैं। जिसमें ज़्यादा बन रहे हैं उसको लिखिए, या जो पहले आप लिख चुके हों उनको लिखिए। और जब बिल्कुल बराबर हो, पॉइंट भी बराबर बराबर बन रहे हो, तो ये देखिए कि किसको कम लोग लिख रहे हैं। जिसको सब लोग लिख रहे हैं उसको ना लिख के जो यूनिक ऐसे है वो लिखिए, उससे हो सकता है नंबर ज़्यादा मिले। इसके अलावा आपको क्या करना है, देखिए एक बार अगर आप ऐसे चुन लिए, क्या होता है ना कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। ऐसे के साथ भी यही होता है। आप ऐसे चालू करोगे, जैसे ही चालू करोगे ना उसके बाद क्या होगा कि आपको लगेगा कि यार जो दूसरा वाला जो मैं नहीं लिख रहा हूँ ना वो मैं ज़्यादा अच्छे से लिखता। मेरा एक दोस्त था, 2 पेज लिख लिया मेंस में, उसके बाद उसको लगा कि दूसरा लिखना था, वो काटा दूसरा लिखने लगा। वो तो अच्छा था, दोनों ऐसे सेम टाइप के थे, तो बस ऊपर हेडिंग काट के दूसरी लिख दिया, लेकिन बहुत गलत इंप्रेशन जाता है ना, इससे नंबर भी कम मिला उस पर। तो आपको क्या करना है कि एक बार अगर आप जो चुन लिए, आपको लगेगा वो मिट्टी है, लेकिन फिर भी उसको उसी को लिखना है, फिर नहीं। मतलब शुरू में आप 10 मिनट 5 मिनट ज़्यादा ले लो चुनने में, लेकिन एक बार चुन लिए ना तो फिर वही लिखना है। अगली प्रैक्टिकल टिप मैं ये दूंगा कि आप ना चारों ऐसे शुरू में ही चुन लीजिए, चारों के थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख लीजिए। क्या होता है, जैसे आप पहला ऐसे लिख रहे हैं और अचानक आपको ध्यान आया कि चौथे ऐसे में मैं ये लिख सकता था, तो पीछे जाके ना वो लिख दीजिए। क्योंकि देखिए दिमाग लगातार लिखना रहता है, मतलब 180 मिनट का पेपर है तो 45 मिनट में एक ऐसे लिखना है, तो याद नहीं आता वहाँ पे। मतलब दिमाग ना लगातार सोचते रहता है, तो आपको लिखते जाना है। अगली चीज़ ऐसे में जो है, जैसे प्री में हम लोग बोल रहे थे डरना मना है, यहाँ भटकना मना है। हम लोग क्या करते हैं, बह जाते हैं, कुछ भी बता रहे हैं तो बह जाते हैं, कुछ भी फिर लिखने लगते हैं। हम लिखे कि रूस यूक्रेन युद्ध, अचानक मजा आया कि रूस को, तो रूस ऐसा है, रूस हमको तेल देता है, रूस हमको हथियार देता है। भाई उससे क्या लेना देना, रूस यूक्रेन युद्ध पूछा है,
तो जो टॉपिक लिखा है ना उस पे ही आपको कायम रहना है, मतलब टॉपिक से भटकना नहीं है। जो टॉपिक लिखा है आप इसीलिए सामने आप ऐसे का टॉपिक लिख लीजिए, हर पैराग्राफ के बाद देख लीजिए कि मैं उस टॉपिक पे हूँ कि नहीं, क्योंकि आप एक बार भटके ना, निबंध मतलब होता है नी धन बंध, मतलब बिना बंधे बहते जाना। तो बाकी के लिए वो ठीक है, आप बहते जाओ, 1000 शब्द लिखना है। सीजीपीएससी में क्या है कि अगर आप बह गए ना तो कितना शब्द लिखना है यार, 4 पेज लिखना है, बह गए तो बह ही जाओगे और फिर नंबर में भी बह जाओगे। आपका जो व्यू है, आपका जो बोलने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो होना चाहिए बैलेंस और प्रोग्रेसिव। समझ रहे हैं? बैलेंस एंड प्रोग्रेसिव का मतलब होता है, बैलेंस मतलब होता है कि आपको ना तो इधर झुकना है ना तो इधर झुकना है, आपको बिल्कुल बैलेंस होना है, बीच में रहना है। जैसे आप ये सोच सकते हो कि अभी तो इनकी सरकार है, इनकी बड़ाई कर देते हैं, चेक करने वाला हो सकता है दूसरा वाला हो या दूसरी विचारधारा का हो, एक विचारधारा से। तो आपको बिल्कुल बैलेंस रहना है, उसको ना पता लगे कि आप किस विचारधारा के हो, क्या सोचते हो आप, क्योंकि सिविल सर्वेंट है ना आने वाले, कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं लिखना है। दूसरा, आपके विचारों से लगे कि ये प्रोग्रेसिव इंसान है। आपको दकियानुसी बात नहीं करना, आपको ये नहीं लिखना कि महिलाओं को तो घर के अंदर ही रहना चाहिए, यही करना चाहिए। प्रोग्रेसिव बात लिखना है कि समाज को कैसे आगे बढ़ना है। यही चीज़ मैं बोला कि चेकर जो है आपका किसी भी विचारधारा से हो सकता है। पहली चीज़, जो ऐसे में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है उसकी मेन बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूज़न। मैं आपको बोलूँगा करीब 70-80 शब्द इंट्रोडक्शन लिखिए, 70-80 शब्द कंक्लूज़न लिखिए, और बाकी जो आपके करीब 600 शब्द बचे हैं उनसे आप अपनी मेन बॉडी लिखिए। इंट्रोडक्शन का महत्व क्या है कि सबसे पहले जो भी आपका चेकर है वो इंट्रोडक्शन आपका पढ़ेगा, और जब वो इंट्रोडक्शन पढ़ेगा तो उसी से उस निबंध के बारे में उसके मन में एक छवि आएगी कि ये निबंध कैसा है। तो आपको इंट्रोडक्शन ऐसा लिखना है जिससे वो सामने वाला उसमें खो जाए। तो एक चीज़ मैं ये इतने सारे आपको तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि आप कई निबंधों का ना एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन अपने मन में तैयार कर लो कि ऐसा निबंध आएगा तो ये इंट्रो लिखूँगा, ऐसा आएगा, मान लीजिए एजुकेशन के ऊपर आया, आप लिखिए सा विद्या या विमुक्तये, मतलब विद्या वो जो मुक्त करे, या विद्या ददाति विनियम। तो ऐसे हर चीज़ के बारे में ना आपके दिमाग में कोट होना चाहिए कि इससे लिखूँगा। तो तरीका क्या है, एक तो कोट है, कोट मतलब किसी का भी कोटेशन। पर्यावरण के ऊपर आया तो आप गांधी जी का लिख दिए कि ये पृथ्वी हमें अपनी जागीर में मिली है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम ये आने वाली पीढ़ी से उधार में लिए। तो ऐसा कोई भी कोट लिख के फिर उसको थोड़ा समझा के आप ऐसे में आइए तो मज़ा आता है पढ़ के। दूसरा तरीका होता है कि कोई शॉर्ट कहानी लिख दीजिए, छोटी मोटी कहानी जो आप पढ़े हों वो लिख सकते हैं जो उससे रिलेटेड हो। अगला है आप हिस्ट्री से चालू कर सकते हो। जैसे कोई भी निबंध आया, जैसे मान लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध आया है, तो आप रूस यूक्रेन युद्ध का जो इतिहास है रूस और यूक्रेन का वो लिख सकते हो, वहाँ से आप ले आ सकते हो। अगला लिख सकते हो सरकार की रिपोर्ट और स्टैटिस्टिक्स। आंकड़े तो आपके निबंध में है ही है, तो आप सरकार की रिपोर्ट से भी चालू कर सकते हो। जैसे मान लीजिए गोधन न्याय योजना आई थी, उसी समय एक रिपोर्ट आई थी कि लोकसभा में गोधन न्याय योजना की बड़ाई की गई है, और एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि इतने प्रतिशत लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, तो आप वहाँ से चालू कर दो। अगला होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में मान लीजिए कोई न्यूज़ आई है जो आपके इससे रिलेटेड है, करेंट की कोई खबर है आपके ऐसे से रिलेटेड है, तो आप वो लिख दीजिए। जैसे आपको लिखना है कि एक बार यूपीएससी हम लोग लिख रहे थे तो उसमें आया था परंपराओं को चुनौती देना चाहिए, ऐसा कोई ऐसे था। उसी समय न्यूज़ में आया था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन था जो परंपराओं के खिलाफ था, तो आप वहाँ से चालू कर सकते हैं। अगला ये हम लिख सकते हैं कि ये टॉपिक क्यों पूछा गया है, जैसे कोई भी रूस यूक्रेन युद्ध है, कारण क्या है, वहाँ से हम चालू कर सकते हैं। एक तरीका क्या होता है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप इंट्रो में ना बहुत सारे सवाल पूछ लो। जैसे मान लीजिए, चलिए रूस यूक्रेन युद्ध की बात की अपन, तो आप सवाल पूछ लो कि रूस यूक्रेन युद्ध क्या है, आखिर क्यों चालू हुआ, इसका क्या बैकग्राउंड है, दोनों का, अमेरिका का इसमें क्या स्वार्थ है, भारत का क्या पहलू है, कैसे ये ख़त्म हो सकता है। जितने क्वेश्चन होते हैं ना, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, सभी सवाल पूछ लो और पूरे ऐसे में उसका जवाब दे दो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। एक तरीका है कि टॉपिक का विखंडन कर दो। टॉपिक कोई लंबा आएगा, बोला कि कुछ भी आपसे पूछा कि
शिक्षा से ही संस्कार का निर्माण होता है। तो शिक्षा क्या होती है, संस्कार क्या होता है, ऐसा करके भी बता सकते हो। एक विरोधाभास से भी चालू कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा कि भारत का रक्षा बजट कैसा होना चाहिए, रक्षा नीति, तो आप लिख सकते हो कि एक तरफ तो भारत में इस रिपोर्ट के अनुसार इतने बच्चे भूखे हैं और दूसरी ओर हम रक्षा की बात कर रहे हैं। कुछ भी, मतलब पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास क्रिएट करना है। आपको जैसे लिखा कि महिलाओं के बारे में, तो आप लिखिए कि एक तरफ तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 100 से पार है और दूसरी तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। इस बार महिलाओं के बारे में ऐसे आ सकता है, जो 33% आरक्षण मिला ना, तो ऐसे कोई इंट्रोडक्शन रेडीमेड तैयार कर लो। और इतने सारे इंट्रोडक्शन है तो कोई आप इनका मिक्स भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इन्हीं में से एक रहना है, थोड़ा सा डाटा डाल दो, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लो, थोड़ा सा कोड डाल दो, सब मिला दो यार, वो भी अच्छा लगता है। अब होता है अगली पार्ट बॉडी, जो मेन होता है आपका। बॉडी मतलब, तो मेन तो आपको बता ही दिया मैं कि आपको कारण लिखना है जो आपके सिलेबस में लिखा है। हम लोग देखें ना सिलेबस में आपके क्या लिखा है, ध्यान से देखो। बॉडी में आपको कारण लिखना है, वर्तमान स्थिति लिखना है और समाधान लिखना है। तो समाधान तो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर समस्या है तो उसका कारण और वर्तमान स्थिति हमको बॉडी में लिखना है। लेकिन बॉडी में और क्या क्या लिख सकते हैं, बॉडी का एक और है कि निबंध में जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, अब हम उसके बारे में सोचें कैसे, किस किस तरीके से किसी भी टॉपिक को हम और ज़्यादा सोच सकते हैं। तो एक तो होता है सबसे अच्छा तरीका, आप टाइमलाइन में सोच सकते हो। टाइमलाइन मतलब कि कोई भी चीज़ है वो प्राचीन काल में, जैसे मान लीजिए महिलाओं की स्थिति, अभी मान लीजिए यही सवाल आ गया कि महिलाओं का सशक्तिकरण आरक्षण के माध्यम से, तो आप क्या बताओ कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, घोषा पाला ऐसी महिलाएं थीं। फिर आप मध्यकाल का बताओ कि मध्यकाल में थोड़ा सा गिरने लगी स्थिति। फिर आप आधुनिक काल का बता दो, फिर आज़ादी के बाद का बता दो, उसके बाद 1990s के बाद बता दो कि उदारीकरण के बाद महिलाओं की स्थिति ये हुई। तो एक टाइमलाइन से भी आप अपनी बॉडी में, उससे आपको एक मैटर मिल गया ना। मतलब देखिए ऐसे में क्या रहता है, पता हमको सब रहता है, वहाँ बैठ के सोचें किस किस मुद्दे पे, असली खेल वो है। तो मैं ये आपको तरीके बता रहा हूँ, जब आप ऐसे सोचोगे ना तो किसी भी मुद्दे के बारे में आपको 4-5 पॉइंट अपने आप याद आ जाएंगे। दूसरा तरीका होता है, जो सबसे अच्छा तरीका है, वो है मेंस के सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। किसी भी सब्जेक्ट को आपको अलग अलग डायमेंशन से सोचना है। मेंस के सब्जेक्ट आपको मैं बताते जाता हूँ। पहला है हिस्ट्री, पेपर 3 में आप किसी भी टॉपिक को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सोचो। जैसे महिलाएं ही हैं, इतिहास में सोचो कि इतिहास में महिलाओं के साथ ऐसा था, ये था, वो था। दूसरा क्या होता है, संविधान है, तो उसका जो संवैधानिक पहलू है, शासन का पहलू, वो समझो कि संविधान में इतने अनुच्छेद हैं, संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता है, 16 में समानता है। देखिए अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि महिलाओं के बारे में मैं कुछ सोच के नहीं आ रहा हूँ क्या निबंध लिखना है, लेकिन अब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ आपके साथ। अब मैं पहले इतिहास बता दिया, दूसरा पेपर अपना संविधान है, यहाँ मैं आपको संविधान बता दिया कि महिलाओं के संविधान के में महिलाओं की स्थिति कैसी कैसी, अनुच्छेद 15, 16, जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब मैं क्या लिखूँगा, पेपर 4 देख लेते हैं। पेपर 4 में क्या है, विज्ञान है। तो महिलाओं का विज्ञान में योगदान, इसको थोड़ा सा बता सकते हैं, ज़्यादा नहीं, कि जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति हुई है उससे महिलाओं की भी स्थिति थोड़ा सा सुधरी है। ये बाकी में भी यूज़ हो जाएगा, मान लीजिए इस टॉपिक में नहीं हो सकता, लेकिन सोचने का तरीका है। फिर पर्यावरण भी उसमें है, तो एक इको फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वंदना शिवा का। वो बोलती हैं कि जैसे पर्यावरण होता है ना, वैसी महिलाएं भी होती हैं, उनके साथ मतलब गलत व्यवहार होता है, जैसे पर्यावरण का हम शोषण करते हैं वैसा वो समझाई हैं। उसके बाद फिर पेपर 5 आ जाओ। पेपर 5 में क्या है, अर्थव्यवस्था। तो अब हम सोच लिए आर्थिक। आर्थिक में क्या हम सोचेंगे कि आर्थिक रूप से क्या है, महिलाएं पिछड़ी हैं। क्या होता है कि पुरुषों से आर्थिक रूप से हम महिलाएं पुरुषों के प्रति जिम्मेदार क्या बोलेंगे, पुरुषों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। आर्थिक रूप से महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती, इसलिए वो पिछड़ी रहती हैं। उसके बाद कौन सा पेपर है, भूगोल। तो भूगोल से भी समझा दीजिए कि शहर में महिलाएं ऊपर रहती हैं, आगे रहती हैं, गांव में थोड़ा पिछड़ी हैं, दक्षिण के राज्यों में ठीक हैं,
भूगोल में आप देखोगे जो जनजाति क्षेत्र हैं वहाँ महिलाएं अच्छी हैं और नॉर्मल इलाकों में ठीक नहीं हैं। फिर अगला पेपर 6 क्या है, पेपर 6 में है समाजशास्त्र। तो महिलाओं का सामाजिक स्थिति बता दीजिए। उसमें आप कोई कोट दे सकते हैं, जैसे सिमोन द बोवा की कोट है कि महिलाएं पैदा नहीं होती, महिलाएं बनाई जाती हैं। कि महिलाएं, भाई महिला पुरुष तो एक ही टाइप के होते हैं, समाज उनको बनाता है कि तुम महिला हो, तुम ये हो, तुम वो हो। समाज के बारे में बता दिए, परिवार दिखा दिए। उसके बाद फिर हम क्या दिखा सकते हैं, दार्शनिक, दर्शन शास्त्र है तो उसका दार्शनिक पहलू दिखा सकते हैं कि दर्शन में कैसा कैसा है। उसके बाद हम क्या बता सकते हैं, जनजाति वाला पेपर है तो जनजातियों की स्थिति बता सकते हैं। पेपर 7 में क्या है, पेपर 7 में आपका कानून है तो आप कानून में भी बता सकते हो यार कि कानून में महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान है। फिर खेल वाला पेपर है, खेल से महिलाओं को जोड़ सकते हो। तो देखिए, कुछ नहीं पता था ना आपको, कितने सारे पहलू आपके दिमाग में खुले कि नहीं खुले। और जितना ज़्यादा आप पहलू लिखोगे उतना ज़्यादा नंबर आएगा। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगला तरीका क्या है, ये वाला तरीका है, ये जो आपको चित्र में दिखा रहा हूँ। आप ना अंदर से बाहर जाइए। सबसे पहले आप देखिए व्यक्तिगत रूप से महिलाओं की स्थिति क्या होती है। व्यक्तिगत रूप से मतलब कि एक महिला व्यक्तिगत रूप से उसके साथ क्या दिक्कत है। फिर आइए उसके घर में, परिवार में, परिवार में महिला की क्या स्थिति है। परिवार से ऊपर आइए समाज में, समाज में क्या स्थिति है। ऊपर बढ़ते जाइए, मैं ये बोल रहा हूँ। व्यक्तिगत, फिर पारिवारिक, फिर सामाजिक, फिर आप अपने राज्य में देखिए, राज्य में टुनही प्रताड़ना है, बाकी चीज़ें हैं। फिर आप देश में जाइए कि देश में क्या स्थिति है। फिर आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जाइए। और कोई मुद्दा ऐसा है जिसमें चंद्रमा में जाना है तो वहाँ भी चल दो। अगला तरीका क्या है सोचने का, इसमें भी आप 2-4 पॉइंट निकाल सकते हो ना। अगला तरीका है वही क्वेश्चन वाला कि महिलाओं को आरक्षण मान लीजिए क्यों दिया गया, क्या है आरक्षण, कैसे दिया जाएगा, क्या क्या प्रावधान है। तो आप क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब करोगे तो इससे भी बहुत सारे पॉइंट नहीं मिल जाएंगे। एक तरीका क्या है जो टाइमलाइन वाला बताया, जैसे महिलाएं ही हैं तो महिलाओं का आप अलग अलग स्तर बांट दो कि महिला जब एक बच्ची होती है उसके साथ क्या दिक्कत होती है, भ्रूण हत्या होती है। फिर वो थोड़ी बड़ी होती है तो उसके साथ अलग दिक्कतें होती हैं। फिर महिला किशोरावस्था में कोई बच्ची पहुंचती है, उसके साथ समाज से अलग भेदभाव होता है। फिर महिला युवावस्था में आती है, वहाँ उसके साथ अन्य दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं। फिर महिला प्रौढ़ावस्था में आती है, वहाँ अलग दिक्कतें होती हैं। वृद्धावस्था में होती है, वहाँ अलग दिक्कतें होती हैं। तो ये जो अलग अलग हैं। फिर सामाजिक में आप अलग अलग समस्याएं बता दो, सती प्रथा, ये वो, विधवा। तो ऐसे करके देखिए कितने टॉपिक खुल गए ना, कितने डायमेंशन खुल गए। तो ऐसे कोई भी टॉपिक है उसको आपको इन्हीं, मैं आपको जो शुरू में बोला ना कि आपको किसी भी टॉपिक को खोलना है तो ऐसे ही खोलना है। इसके अलावा बॉडी में आपको थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करना है। कोई भी योजना है केवल अच्छा अच्छा नहीं बताना, अच्छे शब्दों में थोड़ा सा कि भाई बहुत अच्छी है लेकिन ये कमी भी है। अगली चीज़ है एग्जाम्पल यूज़ करना है। कोई भी उदाहरण मैं आपको ये बोलूँगा, आखिरी में भी बताऊँगा कि आप एक डायरी बना लीजिए ऐसे कि अभी से, आज से। उसमें आप अगले साल भी दिलाने वाले हैं, कभी भी दिलाने वाले हैं, आप बना लीजिए। और आपको अच्छे कोई भी उदाहरण मिलते हैं ना, आप उसमें लिख लीजिए। जैसे आपको लगा कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन ये किए, आप लिख लीजिए, कहीं भी यूज़ हो जाएगा ना। आप इंटीग्रिटी की बात करेंगे, उनका नाम लिख दो। आपको मान लीजिए कोई क्रिकेटर का कोई अच्छा लगा कि मान लीजिए एक क्रिकेटर है, वो बल्लेबाज गिर गया था, ये रन आउट नहीं किया, आप वो उदाहरण लिख लीजिए। कहीं भी यूज़ हो जाते हैं ये सब। तो जो उदाहरण आपको अच्छे लगते हैं अपने जीवन में, उनको आप नोट करते जाइए और जहाँ उनका यूज़ होता है वहाँ उनको लिखते जाइए। कोई महिला है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है, उसको लिख लीजिए। जैसे अरुणिमा सिन्हा है, पैर टूट गया लेकिन फिर भी फतेह की पहाड़ी। तो वो उदाहरण यूज़ करना है ना कि महिलाएं ऐसी भी हैं। अगर कोई करंट मुद्दा आता है तो इन मुद्दों पे भी हम लिख सकते हैं। पहला हम उनकी संभावनाएं लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ है उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या उसके प्रोस्पेक्ट्स हैं। अगला, उसकी क्या क्या सफलताएं हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी, अभी जैसे विमुद्रीकरण पे कैसे आया था, तो विमुद्रीकरण से क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या इससे हो सकता है। सफलताएं मतलब और दुनिया में जहाँ भी हुआ होता कैसे कैसे सफल हुआ, भारत में कैसे सफल हुआ। अगला है इसके मुद्दे क्या क्या हैं, क्या क्या लोग बोल रहे हैं। और अगला चीज़ है इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो इन पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं।
अगला चीज़ ये जो इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे में जैसे हम एक पैरा लिखें, अगला पैरा फिर लिखेंगे पैराग्राफ मतलब, तो दोनों पैराग्राफ को आपस में लिंक करना है। लिंक करना का मतलब क्या होता है कि जैसे जहाँ पे आप ये पहला पैराग्राफ ख़त्म किए ना, उसी से अगला पैराग्राफ रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि पहले में लिखे कि राम का भाई श्याम है, अगले में लिखे कि अयोध्या बहुत अच्छी नगरी है। अगर आप लिखे कि राम के भाई श्याम है तो अगले में श्याम ऐसा ऐसा है। मतलब दोनों बात मैं आपको बता रहा हूँ कि दो पैरा आपस में लिंक करना है, फिर मैं बोलूँ कि यार खेल में पेपर 7 होता है, आप बोलोगे क्या बात कर रहा है, तो वैसा आप लिखोगे तो भी तो दिक्कत होगी ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। कंक्लूज़न ऐसी चीज़ है जहाँ से आपको नंबर मिलेगा, मतलब समझ रहे, आखिरी में कंक्लूज़न ही पढ़ता है वो चेकर आपका, तो कंक्लूज़न पढ़ के ही आपको नंबर मिलता है। कंक्लूज़न में पहली चीज़ तो सार लिखना है, लेकिन बिल्कुल पूरा उसका समरी नहीं लिख देना है, वही तो हम पढ़े हैं भाई, लेकिन उसको अच्छे शब्दों में 2-3 लाइन में लिख दिए। मेन आपको क्या लिखना है, समस्या का समाधान, जो पीएससी आपसे मांग कर रहा है। समाधान 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म, आप लिखिए अल्पकालीन समाधान, एक लिखिए दीर्घकालीन समाधान। अल्पकालीन समाधान मतलब जो तुरंत हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी है, महिलाओं की स्थिति है, तुरंत समाधान क्या कर सकते हैं कि कानून बना सकते हैं। लेकिन दीर्घकालीन समाधान क्या है, लोगों के दिमाग को चेंज करना। अगला है कि आपका जो बैलेंस व्यू है वो होना चाहिए। बैलेंस व्यू शुरू में भी मैं बात किया कि एक तरफा व्यू नहीं होना चाहिए कि ये है वो है, और दूसरा आपका व्यू जो है ऑप्टिमिस्टिक और दूरदर्शी होना चाहिए। दूरदर्शी मतलब आगे का देख के आपको बोलना है, तुरंत की बात नहीं करना है। आखिरी में आप कोई ऑप्टिमिस्टिक कविता भी लिख सकते हो, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक तब पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस टाइप की कविता 2-4 याद करके रखना, लिख देना, कौन सी दिक्कत है यार। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। लिख दो ये आग जब सभी के सीने में जलेगी तो महिलाओं की स्थिति बदलेगी। ऐसा कोई कविता लिख दोगे ना, पढ़ने वाले को मज़ा आ जाता है। अगला, अपने पॉइंट को रिपीट नहीं करना है, पीछे हम लिखे कि ये स्थिति, फिर वही लिखे तो समझ जाएगा कि यार इसको बहुत पॉइंट नहीं है, वही लिखने लगा है। अगला, फ्यूचरिस्टिक लिखना है, मतलब आपको भविष्य के बारे में लिखना है। इनोवेटिव लिखना है। इनोवेटिव मतलब कुछ नयापन हो आपके बात में। सब वही लिख रहे हैं कि महिलाओं को ये दो वो दो, कुछ नया लिखो ना यार, जिसमें मज़ा आ जाए पढ़ने वाले को, ये यार कुछ नई चीज़ लिखा है। तो अभी से कुछ कुछ सोच के रखो इनोवेटिव। कोई नया मुद्दा नहीं उठाना है, इसका मतलब क्या है कि आप अभी तक सब लिख रहे हैं, आखिरी में ना आप कुछ ऐसी बात लिख दी है जैसे इको फेमिनिज़म है, अब आखिरी में आप चल दिए लेकिन इको फेमिनिज़म ऐसा होना चाहिए। लगेगा यार अभी तक क्यों नहीं लिखा, आखिरी में लिख के छोड़ दिया है, दिमाग ख़राब कर रहा है करके वो नंबर काट देगा। और निराशावादी नहीं रहना है। आपका चेकर घर में झगड़ा करके आया है, खाना नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है ना, बस कोई गाड़ी वाला ठोकने आ गया था, तो खुद परेशान है कोई आदमी, आप के कारण कापी चेक कर रहे हैं, और आप और कुछ गंदी गंदी बातें मतलब निराशावादी बातें लिखेंगे तो वो और परेशान हो जाएगा। तो उसको बिल्कुल ऐसा लिख दो कि वो आशा से भर जाए, उसको लगे कि यही बच्चा है जिसको मैं खोजने के लिए इतना पूरा झंझट हो रहा है, इतना पीएससी प्रीलिम्स लिया, प्रीलिम्स में भी उनकी ड्यूटी लगवाए होंगे, मेंस लिया, इंटरव्यू लेगा, यही बच्चा है जिसको खोजना है हम लोग को। बस वो बच्चा अगर आपको मान लिया ना, फिर आपका काम हो जाएगा। समाधान जैसे मैं बताया, एक शॉर्ट टर्म लिखना है और एक लॉन्ग टर्म लिखना है। एक समाधान का और तरीका होता है किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए शिक्षा का मैं बताता हूँ आपको। शिक्षा में पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल मतलब आधारभूत संरचना, सब में आ जाएगा। आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा आपको बढ़ाना है तो आप स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, उससे बढ़ेगा। दूसरा होता है केवल आप स्कूल खोल दोगे तो उससे हो जाएगा, उसको क्रियान्वित करना पड़ेगा, मतलब बच्चे सही में वहाँ तक पहुँचें, तो उसको बोलते हैं क्रियान्वयन वाला मुद्दा। और तीसरा होता है व्यवहार बदलने का मुद्दा। अब देखे होगे ना, स्वच्छ भारत में आप घर में टॉयलेट बता दिए, लोग फिर भी बाहर जा रहे हैं, व्यवहार बदलना ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप कानून लेके आ गए कि अस्पृश्यता ख़त्म है, लेकिन अलग अलग घर अभी भी हैं गांव में, तो व्यवहार बदलना ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये तीनों लेवल में कोई भी समस्या का समाधान हो सकता है। महिला भी हैं, महिलाओं के खिलाफ मान लीजिए हिंसा हो रही, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर हैं, बाकी चीज़ें हैं। अब वो बन गई, उससे भी कुछ नहीं होगा, सही में वहाँ इम्प्लीमेंट हो, ग्राउंड लेवल पे वो हो कि कोई दिक्कत हो रही तो उनका समाधान हो। और तीसरा है लोगों के अंदर भी व्यवहार बदले ना। आप ऐसे तो कितना कर लोगे, व्यवहार नहीं बदला तो फिर कहाँ, मतलब इतने कानून है, कुछ बदला है महिलाओं के लिए? तो व्यवहार बदलने की भी ज़रूरत है। स्कूल में व्यवहार बदलना कि अब कोई माँ बाप हैं बच्चों को स्कूल भेजने ही नहीं चाहते, साथ में लगाए हैं, तो फिर कैसे होगा? तो ये 3 लेवल पे भी आप समाधान लिख सकते हो। अगली चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है टाइम की। आपके पास 180 मिनट है, 180 मिनट बाकी 4 ऐसे, मतलब एक ऐसे को 45 मिनट, 4-5 मिनट मेंस के नाम पता लिखने में लग जाता है। आपके पास मान लीजिए 43 मिनट है मान लो। अब 43 मिनट में आपको क्या करना है? सबसे पहले ऐसे का जो सीधा ऐसे मत लिखने लगिए, मैं आपको पहली सलाह दूंगा, क्योंकि फिर लिखने लगोगे ना तो लगेगा ये भूल गया वो भूल गया। पहले एक पेज में, खाली पेज में आप बना लो कि पीछे बना लो कि इंट्रो क्या लिखना है। इंट्रो में आप थोड़ा थोड़ा बस बिंदु लिखते जाओ कि इंट्रो में मैं ये लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, ये लिख दूंगा। फिर बॉडी में क्या लिखना है, उसमें ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, सामाजिक लिखूंगा, आर्थिक लिखूंगा, राजनीतिक लिखूंगा, समस्या लिखूंगा, समाधान लिखूंगा, जो जो लिखना है, डाटा लिखूंगा, सब लिख लो। फिर कंक्लूजन में क्या क्या लिखना है वो लिख लो कि ये कोटेशन लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, छोटे छोटे उसमें, और जो याद आते जाए और लिखते जाओ। असली खेल यही है। अगर इसको बनाने में आपको 15 मिनट भी लग गया ना, लिखने में बहुत टाइम नहीं लगता। जब सोच के लिखते हो ना, एक लाइन लिखे फिर सोचे अगली क्या लिखना है, तब समय लगता है। ये अगर आप बना लिए 10 मिनट में, आपको पता है कि अब मेरे को क्या क्या लिखना है, फिर भड़बड़ भड़बड़ आप लिख दोगे। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करो। ये कैसे और बनाएंगे मैं बात करूँगा, लेकिन ये जो पीछे अपन पूरा वीडियो देखे ना, इसको आप एक आध दो बार और देखना, और देख के पॉइंट लिख लेना। अगर आप उन मुद्दों पे सोचते जाओगे तो छोटा सा ऐसे यार 700 शब्द है, इतने में तो आप क्या क्या ना लिख दो। आप मतलब 2000 शब्द लिख लोगे अगर ध्यान से समझोगे इसको। तो अगली चीज़ है भाषा। भाषा पहली चीज़ फॉर्मल होना चाहिए। मतलब कोई भी आपके जैसे हैं तो आप लिखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति। तो ऐसे, मतलब ऐसे नहीं लिखना है कि हमारे घर के हैं कि ये जी वो जी, ऐसा नहीं लिखना है, आदरणीय। दूसरा, भाषा की गरिमा होना चाहिए, मतलब पढ़ के उनको लगे कि हाँ यार कोई बनने वाला ब्यूरोक्रेट लिख रहा है। तीसरी चीज़, व्याकरण बहुत ज़्यादा खराब मत लिखना। मतलब व्याकरण थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन फिर भी व्याकरण तो वो देखते हैं ना। और अगला, राइटिंग ऐसी लिखना है कि समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए मैं आपको बताया ना, फ्रस्ट्रेट कोई आदमी है, अब आप ऐसी राइटिंग लिखिए जो उनको समझ में भी नहीं आ रही, फिर वो समझ गए ना। तो आपको ऐसी राइटिंग लिखना है, भले थोड़ा दूर दूर लिखो, मकड़ी का जाला नहीं बनाना है। पढ़ें वो तो समझ में आ जाए। अगर पढ़ने में उनको मेहनत करना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, ऐसे चश्मा का नंबर बढ़ रहा है, तो फिर वो आपका, समझ रहे हैं ना, आपका नंबर कम होगा। और वो अगर आसानी से वो पढ़ के उनको मज़ा आ गया, उनको कोई टेंशन नहीं आया, उनका कोई टेंशन था वो और कम हो गया, तो फिर आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ है तैयारी कैसे करें। कई लोग क्या सोचते हैं कि जब अच्छे से तैयार हो जाएगा ना तब ऐसे लिखेंगे, मतलब हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, जब सब हो जाएगा तो ऐसे लिखेंगे। और ये स्थिति आदर्श स्थिति है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जो बहुत अच्छा भी ऐसे लिखता है ना, उसकी भी कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि वो बोले कि मेरा सब तैयार है। तो ऐसे लिखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप कल एक ऐसे लिखो, किसी से चेक कराओ, वो चेक करेगा और बताएगा इसमें ये कमियां हैं, वो कमियां दूर करके एक हफ्ते बाद फिर लिखो, फिर चेक कराओ, फिर वो बताएगा ये और सुधारो, वो सुधार के फिर लिखो। ऐसा करते जाओगे ना तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं लिख सकता हूँ, दूसरा आपकी जो तैयारी है ना वो अच्छी होती जाएगी, आपके ऐसे का लेवल बढ़ते जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं सब पढ़ लूँगा उसके बाद ऐसे लिखूँगा, तो वैसी स्थिति सही में कभी नहीं आएगी। आप जब बुजुर्ग होगे ना और आपसे आपकी आखिरी इच्छा पूछी जाएगी, तो फिर आप बोलोगे कि यार अच्छा ऐसे लिखना था। अच्छा ऐसे नहीं लिख पाओगे आप कभी, मतलब ऐसी स्थिति नहीं आती, भरोसा करो। कैसे अच्छा ऐसे बना सकते हैं, एक तो अच्छे से लिखो, दूसरा कोई अच्छा लिखता है ना तो उसको पढ़ो, आपको मिल जाएगा। यूपीएससी के भी अच्छे अच्छे ऐसे मिल जाएंगे,
एडिटोरियल पढ़ो, भाषाएं पढ़ो, जैसा हम पढ़ते हैं ना वैसा फिर लिखने लगते हैं, वैसा सोचने लगते हैं। अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें लिखो, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, आप अच्छा लिखने लगोगे। दूसरे जो ऐसे लिखे हैं, आप ही के कोचिंग में लिखे हैं, कहीं भी लिखे हैं, पढ़ो कि यार ये तो अच्छा लिखा है, कैसे लिखा है। जो उसकी अच्छी चीज़ लिखी है ना उसको नोट कर लो। मैं आपको बोला ना एक नोटबुक बनाना है, इसमें जो भी ऐसे से रिलेटेड चीज़ है टॉपिक डाल लो। महिला आएगा तो ये, शिक्षा आएगा तो ये, स्वास्थ्य आएगा तो ये योजना में ये लिखना है, बजट में ये लिखना है, जनजाति में ये लिखना है। हम लोग एक वीडियो ले आएंगे जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बता देंगे, और एक कैसे कैसे हर टॉपिक को लिखना है वो भी बता देंगे। ये ओवरव्यू एक अप्रोच था, तो उसमें हमको सभी चीज़ें लिखना है, नोट कर लेना है। अगली चीज़ जो मैं आपको बोला था कि मैं आखिरी में बताऊंगा ऐसे में क्या क्या आया है, तो देखिए पिछले साल का ऐसे है जिसमें G20, IPL, 5G और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। छत्तीसगढ़ में आया है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, राम वन पथगमन योजना, हरेली तिहार और संस्कृति के विस्तार में आदिवासी नृत्य महोत्सव। मतलब ये करेंट से आ रहा है। अगला है चुनाव हो रहा था तो EVM के ऊपर आ गया है, पारदर्शिता के संबंध में। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रूस यूक्रेन युद्ध और क्रिप्टो करेंसी, वो चल रहा था उस समय। छत्तीसगढ़ का बजट आया था, छत्तीसगढ़ का बजट 2022। उसके बाद तुन्ही प्रताड़ना अधिनियम, दंतेवाड़ा जिला और अबूझ हमाड़ की अबूझ पहेली। उससे पहले साल आया था ऑनलाइन फ्रॉड, कोविड-19, आपदा के अवसर और सकारात्मक नकारात्मक पहलू, विदेशी संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर अभिशाप। इसी में मतलब अभिशाप लिखा है तो थोड़ा पॉजिटिव ही बताना है, ये नहीं कि साप ही साप है। योजना आयोग बनाम नीति आयोग। इसमें रामकृष्ण मिशन नारायणपुर, एक वरदान अबूझ हमाड़ के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जंगली हाथी, समस्या और समाधान। छत्तीसगढ़ उद्यानिकी फसल की ओर अग्रसर और राजीव गांधी किसान न्याय योजना। योजना से एक सवाल आ रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल बस्तर रीजन से आ रहा है, तो ये आपको एक ट्रेंड समझना है, एक करंट से सवाल उठा रहा है जो करंट में चल रहा है। IR का जो भी अभी जैसे G20 अभी फिर खूब चर्चा में, फिर कुछ उससे घुमा के पूछ सकता है। तो एक वीडियो हम लोग लाएंगे जिसमें जो जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी सुझाव होंगे, सलाह होंगे, वो आप लेके आइएगा। जिस पे और वीडियो चाहते हैं वो बताइएगा। हम लोग ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे कि कैसे ऐसे लिखें, और बाकी भी जो मेंस के पेपर हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं, इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।